हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सोया आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। हमने पार्ट 2 पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 का। अब 5 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। ये थर्ड पार्ट है हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। तो हमने आसियान पढ़ा था, यूरोपीय संघ पढ़ा था। आज हम चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चले जानते हैं इसमें इस चैप्टर में क्या है, कैसे है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में थोड़े से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे हाथ में कुछ डिफेक्ट हो गई है, तो मैं वीडियो बनाने में अभी असमर्थ थी। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि पहले आपकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। जैसे कि मैंने सुना है आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँगी। एक बार मुझे कमेंट में मैसेज कर देना कि कितने क्वेश्चन चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रही हूँ कि पहले चैप्टर्स क्लियर हो जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन को करें। ठीक है, टॉपिक्स को करें। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, जिन्हें चाहिए वो मुझे कमेंट कर दे। और जिसे कंपटीशन में भाग लेना वो कंपटीशन में भी भाग ले। तो बिना टाइम जाए कि हम पढ़ते हैं। अब हम अपने बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। देखिए, सबसे करीब कौन सा देश है हमारा? चीन है, और सबसे शक्तिशाली। हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें ये बताया है, आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह से देखा जा रहा है, अगले पन्ने पर अतीत कार्टून में ठीक बताया। मैं आपको कार्टून भी कराऊंगी और मैप भी कराऊंगी। तो पहले आपको क्या चाहिए, किसकी नीड है, मुझे वो बताइए। मैं पहले उसका वीडियो डालूंगी। ठीक है, किस चीज़ की आपको नीड है। आपको क्वेश्चन पेपर की नीड है, या टॉपिक पहले क्लियर करने की नीड है, या नोट्स की नीड है, या फिर कार्टून और मैप की नीड है। जैसा भी हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में उससे उभरने के साथ जोड़कर देखा गया। देखिए, कहा जाता है कि 1978 में क्या हुआ, चीन ऐसा शक्तिशाली देश बन के उभरने लगा कि ऐसा कहा जाता है कि 2040 तक वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया का सबसे बड़ी शक्तिशाली अमेरिका को भी आगे, इससे भी आगे निकल जाएगा। देखो, मैंने अभी बताया, वही बात ये कह रहा है। तो ये एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना रहा है। देखिए, आपको इस चैप्टर में एक मैप दिखेगा जो इंजन जैसा बना हुआ है, और एक आदमी उसे रोक रहा है। ठीक है, तो उसको मैं क्लियर करूँगी आपको कि क्या है, क्यों है। तो पहले हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद उससे क्लियर करेंगे। या तो मैं कार्टून का और मैप का अलग अलग एक आपको क्या करूँगी, वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय मामलों के उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसकी विकास आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय
अवस्थिति 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 के और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। ठीक है, तो इसने बोला है कि देखिए उसकी विकास, आबादी और बड़ा भूभाग का संसाधन और क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक, इन सबको मिलाकर क्या होता है कि चीन को और भी क्या करती है, ताकतवर ये सब चीज़ें बनाती है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुए साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित आर्थिक रूप में पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया के अपने रिश्ते तोड़ लिए। कब तोड़ लिया था चीन ने? कब तोड़ा था ये याद रखिएगा, 1949 में। ठीक है, इसको लिख के रख लिए। जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो एक अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करिए, ताकि एक एक पॉइंट को लिखा करो। बाद में नोट तो मैं दूंगी, लेकिन जो आप अपने माइंड से लिखेंगे ना, उसका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों के गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब उसने क्या किया कि सभी देशों से नाता तोड़ लिया। तो उसके पास क्या था, वो अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकता था और अपनी चीज़ों को बना सकता था, अपनी चीज़ों के साथ गुजारा कर सकता था। वो दूसरे देशों से नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो सभी देशों से नाता तोड़ लिया था। चलिए देखिए, अभी पेपर आ रहा है तो आपको रात को जाग के पढ़ना चाहिए, ज़्यादा टाइम निकालना चाहिए। कोई भी एक टाइम वेस्ट ना करे। मैं भी अभी इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको क्वेश्चन और ये वीडियोस क्लियर हो जाए, ताकि मुझे भी टाइम मिल जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सकूँ और आप क्वेश्चन में पेपर में अच्छी तरह से अटेंड करें और अच्छे मार्क ला सके। तो मैं जाग रही हूँ, तो मैं यही दुआ करूँगी कि आप भी जागे, आप भी मेहनत करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी। किससे मिली थी? सोवियत संघ से क्या मिली थी? उससे थोड़ा मदद और सलाह मिली थी। इसके विकास का जो मॉडल अपनाया उसने खेती से पूंजी निकाल कर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। उसने क्या किया कि वो खेतों से पूंजी जो निकालता था, वो सरकारी नियंत्रण पर जो उद्योग होते उन पर उद्योग खड़े करता था। ठीक है, जो सरकारी नियंत्रण थे। अब देखिए, जितना ज़्यादा उद्योग होगा उतनी ज़्यादा कि कहते हैं बिजनेस इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया? इसके पास विदेशी बाजार से तकनीक और सामान खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को सीधे घरेलू स्तर पर तैयार करवाना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि चीन ने सबसे दोस्ती तोड़ ली थी, और सबसे दोस्ती तोड़ने की वजह से वो किसी से मदद नहीं ले सकता था, और ना ही उसके पास उतने पैसे थे कि वो किसी के पास कुछ सामान ले सके। तो उसने क्या किया कि वो अपने ही देश में अपने ही सामानों को यूज़ करके उसने क्या किया, उद्योग बनाना शुरू कर दिया, सामान बनाना शुरू कर दिया, जिससे वस्तुएं बनाना शुरू कर दे, जिससे कि वो बाहर देशों के ऊपर डिपेंड ना रहे। ठीक है, तो इतना समझ में आएगा।
वो इस वजह से हुआ था क्योंकि उसने सबसे दोस्ती तोड़ ली थी। अब उसके पास जो विदेशी मुद्रा थी उसकी भी कमी आ गई थी। तो वो क्या करता, इसलिए उसने अपने घर में बनाना शुरू कर दिया। यानी देखिए, अगर हमारे पास पैसे हो तो हम बाहर जाके घूमते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास पैसे कम हो तो क्या करते हैं, हम अपने घर में ही खाना बनाते हैं और हम अपने घर में ही खाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बाहर रोज़ खाने से खाओगे तो ज़्यादा पैसा खर्च होगा, अपने घर में ही बनाओगे खाओगे तो उतना पैसा खर्च नहीं होगा। इतना समझ में आ गया। वही वही उसने क्या किया, रास्ता अपनाया अपने देश को के विकास के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। यानी उसने क्या किया, अभूतपूर्व यानी कि जो पहले नहीं हुआ हो, ऐसे उद्योग व्यवस्था को खड़ा करने के लिए, मतलब कि एक क्या किया कि फैक्ट्री वगैरह उद्योग वगैरह खड़ा करने के लिए उसने क्या किया, जो भी सामान यूज़ में आ सकते थे उन सभी संसाधनों का क्या किया, यूज़ किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी सभी नागरिक को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों के शिक्षित करने और उनके स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देश से भी आगे निकल चुका था। अब उसने क्या किया कि नागरिकों को शिक्षित देने के, मतलब कि पढ़ाई लिखाई हो, स्वास्थ्य हो, उन सब में सभी देशों से क्या किया, आगे निकल गया। कैसे, जब उसने अपने घर में ही सामान, मान लीजिए देखिए, हम बाहर की चीज़ें खाएंगे बीमार पड़ेंगे, घर की चीज़ें तो रोज़ खाते हैं, उससे कोई बीमार नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो घर की चीज़ है, ऊपर से पैसा भी बचेगा, और पैसा बचेगा तो फिर हमारे पढ़ाई में काम आएंगे। इतना समझ में आया। ये रास्ता उसने अपनाया और अपने देश का उसने विकास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर में हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2-3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेंक रही थी कि बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित जा रही थी। खेत की पैदावार उद्योगों की पूर्वी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी, ठीक है। तो देखिए, अब हुआ ये कि जो चीन था वो शिक्षा तो दे रहा था, स्वास्थ्य भी दे रहा था, लेकिन दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर जो खेती की पैदावार भी होती थी वो उनसे अपने नागरिकों का पेट नहीं भर पाएगा, इतनी जनसंख्या थी वहाँ पर, ठीक है। और वो उसके सारे जो क्या कहते थे कारनामे पर पानी फेर रहा था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए उसने क्या किया, एक रास्ता अपनाया था कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा, नहीं आपने पढ़ा नहीं होगा क्योंकि क्लास 12th में ही है, चैप्टर नंबर 5 या 6 है इंदिरा गांधी के ऊपर। क्योंकि इंदिरा गांधी जब हमारे देश में आई थी तो उन्होंने एक क्या किया था, कानून अपनाया था जिसमें कहा था सभी जो भी पेरेंट्स है वो 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ताकि वो जनसंख्या पे कंट्रोल कर सके। तो वही रास्ता कितने चीन ने अपनाया था, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, विदेश की व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। अब देखो, कमाई कम थी, खाने वाले ज़्यादा, तो फिर कहाँ से होगा, ठीक है। पहले की बात अलग थी, पहले के लोग, एक इंसान कमाता था तो 10 लोग
बैठ के खाते थे। लेकिन अब क्या है कि 10 लोग कमाते हैं, तो अगर एक इंसान है बैठा तो उसको नहीं खिला सकते। क्यों? क्योंकि जनसंख्या इतनी है और आमदनी कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन की नेतृत्व में 1970 के दर में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर दिया। एकांतवास यानी अब उसने क्या किया कि किससे हाथ मिला लिया? अमेरिका से, और उसने एकांतवास को ख़त्म कर लिया। एकांतवास क्या? जो उसने पहले 1949 में वो अपनाया था ना कि वो किसी से संबंध नहीं रखेगा, सबसे अपना नाता तोड़ लिया था, वो एकांतवाद थी। ठीक है, और फिर उसने क्या किया? उससे दोस्ती करके वो जो कानून अपनाया था वो क्या किया? तोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए 1973 में क्या हुआ? प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के कृषि उद्योग, सेना और विज्ञान उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। ठीक है, क्या क्या? उद्योग, कृषि, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये 4 प्रस्ताव थे। 1978 में तत्कालीन देन सियाओपिंग। देखिए, कई बार पूछा जाता है चीन के नेताओं का नाम एक एक नंबर में। ठीक है, जरूर लिख लीजिएगा कब कौन से नेता चीन में थे। ठीक है, अब देंग सियाओपिंग ने क्या किया? देंग सियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब देखिए, सबसे खुले द्वार की नीति कई बार पूछा जाता है कि किस नेता ने किया और खुले द्वार की नीति क्या? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर ले। देंग सियाओपिंग ने एक नंबर का क्वेश्चन में आता है कि देंग सियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, वो क्या था? ठीक है, अब नीति यह हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी की विशेष और उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। ठीक है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। ठीक है, चीन ने शॉक थ्योरी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। देखिए, उसने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। चैप्टर नंबर 2 में मैंने पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा तो एक बार देख ले, एक बार ना समझ में आया तो दोबारा देख ले। लेकिन शॉक थेरेपी क्या था वो आपको उस चैप्टर में मिल। ठीक है, और चीन ने इसको नहीं अपनाया। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1982 में क्या किया गया? खेती का निजीकरण किया गया। उसके बाद 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए हटाया गया। यहाँ विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीनी की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता को उभरने में मदद मिली। ठीक है, नई आर्थिक नीति के कारण कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों को तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ठीक है, ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था के नीति बचत का परिणाम बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योग की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। ठीक है, इतना समझ में तो आ गया आपको? उम्मीद करती हूँ आ ही गया होगा। 12th क्लास का बहुत इजी है ये चीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग और कृषि दोनों में ही क्षेत्र की
क्षेत्र में चीनी की अर्थव्यवस्था और वृद्धि दर तेजी रही। ठीक है। व्यापार के नए कानून विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 1 नंबर के क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है SEJ। इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको जरूर नोट कीजिए। आगे देखते हैं के निर्माण के विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विदेश में प्रथम विदेशी नीति के लिए सबसे आकर्षण देश बनकर उभरा। ठीक है। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व के सबसे जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य के विश्व व्यवस्था को मनचाहा रूप दे सकती थी। अब देखिए क्या किया उसने, उद्योग लगा लिया। ठीक है। और जनसंख्या को क्या किया, कंट्रोल करने के लिए कानून बना दिया, खुले द्वार की नीति अपना ली। ठीक है। तो क्या था कि वो धीरे धीरे डेवलप करने लग गया था और इसके डेवलप का रूप भी धीरे धीरे दिखने लग गया था। ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया? इसका नेक्स्ट पार्ट, चौथा पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा भी लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे। और रही बात कि टॉपिक की, तो मैं एक क्लियर कर दूंगी आपको। जो ना समझ में आया मुझे एक बार कमेंट में बता दे कि आपको क्या नहीं समझ में आया। ठीक है। और मैं आपको मुझसे बहुत से बच्चे पूछते हैं ये बात कि आप चैप्टर्स वाइज क्यों पढ़ाते, टॉपिक क्यों नहीं क्लियर करते। तो देखिए, मैं और वीडियो डालने वालों की तरह नहीं हूँ कि मैं आपको टॉपिक थोड़े छोटे टॉपिक दे दूँ बस ख़त्म हो गया। मैं चाहती हूँ कि आपके 1 नंबर भी ना कटे, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करके देती हूँ। उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज भी समझाऊंगी। जो कहते हैं ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, वो टॉपिक भी मैं आपको दूंगी, नोट्स भी दूंगी आपको, मैं क्वेश्चन पेपर भी दूंगी। ठीक है। और आपको पहले क्या चाहिए वो मुझे ज़रूर कमेंट में बता देना, मैं उसका वीडियो सबसे पहले बनाऊंगी। ठीक है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई आपको करनी है, आपको ही फैसला लेना है। ठीक है। मैं रास्ता दिखाऊंगी, मंजिल पे आपको पहुंचना है। ठीक है। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो दोबारा देख लीजिए कीजिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप 1 बार देखे, 2 बार देखे तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, उतना ही आपको क्लियर होगा। और जितना आपको क्लियर होगा उतना ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए और पढ़ते रहिए, और मैं दुआ करूँगी आपके लिए कि आपके अच्छे नंबर आए। बाय बाय।